कंटक राह चलूं मैं तो तुम साथ निभाते रहना, दुविधाग्रस्त रहूं तो तुम प्रश्न उठाते रहना। जीवन है संग्राम यहाँ, जीवन है संग्राम यहाँ, जीवन है संग्राम यहाँ पर, वो भी तो कट जाएगा, साथ तुम्हारा हो तो अंधियारा छट जाएगा। इलाहाबाद में जो आपके सीनियर मिले, उनके पुस्तकालयों की पुस्तकों को आपने 1 साल में ही पढ़ के ख़त्म कर लिया। पहली कोई ऐसी कहानी जिसने आपको झकझोर दिया हो? पढ़ते तो लोग 3, 4, 5वीं कक्षा से ही कहानियों को हैं, लेकिन एक जब सेंस, एक समझ विकसित होने के बाद, वो ऐसी कोई पहली कहानी या उपन्यास जिसने आपको अंदर से झकझोर वो ये नहीं महसूस होने दिया उन लोगों ने कि आप पहली बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में आए हैं। और किसी भी समस्या का समाधान हम अपने सीनियर से जाके पूछ लेते थे, कर लेते थे, उसका समाधान हो जाता था। तो ये जो एक अपने जूनियर और सीनियर के प्रति जो आदर भाव था, वो विलक्षण था। अश्रु मेरे अब न निकलेंगे मेरे वो प्राण प्यारे, सिर मेरा ऊंचा हुआ है अर्श पर तेरे सितारे, सिर मेरा ऊंचा हुआ है अर्श पर तेरे। नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल जनमुद्दा द जीरो मीडिया। जनमुद्दा द जीरो मीडिया पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम संवाद कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, पिछले कई एपिसोड में आप साहित्य, कला, खेल, राजनीति से जुड़े कई हस्तियों से आपने मुलाकात किया और उनके विचारों के बारे में जाना, उनके समाज में दिए जा रहे योगदान के बारे में जाना। इसी कड़ी में आज जनमुद्दा द जीरो मीडिया की टीम पहुंची है गोरखपुर जनपद के, यूँ कहें तो दक्षिणांचल छोर पर स्थित कौड़ीराम के डिग्री कॉलेज सर्वोदय पीजी कॉलेज में। यहाँ के प्रधानाचार्य डॉक्टर राम कृपाल राय जी, जो शिक्षा के साथ साथ अपने साहित्य में भी योगदान के लिए जाने जाते हैं। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर कृपाल राय जी से और आप तक उनके विचारों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर संवाद कार्यक्रम में। धन्यवाद बहुत बहुत। आप जो है इस लायक मुझे समझा कि आप जो है आज आए हैं मेरे पास। आपके पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। साहित्य के क्षेत्र में चूँकि मेरा जो विषय रहा है अध्ययन का, वो साहित्य ही रहा है। ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुआ और वहीं से परास्नातक में हिंदी विषय से मैंने परास्नातक किया और पीएचडी भी वहीं से किया। गुरुकुल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डीफिल की उपाधि दी जाती है। और फिर उसके बाद से चूँकि हिंदी साहित्य का मैं विद्यार्थी हूँ, तो चूँकि हमारी मातृभाषा भी हिंदी ही है जी, तो हिंदी में लिखना पढ़ना होता ही रहता है। और साहित्य के प्रति अभिरुचि चूँकि पहले से ही जब मैं बचपन में था तो कहा जाता है कि छोटेपन में ही कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। पूत के पाँव हाँ, पालने में ही रहते हैं। सही कहा आपने। तो मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया करता था, तो ये नहीं समझता था कि ये कहाँ से और कैसे, लेकिन बाद में पता चला कि साहित्य के प्रति जो रुचि है वो जन्मजात है। और हिंदी साहित्य में मैंने तमाम कविताएं, कहानियाँ और उपन्यास भी इस समय लिखने का काम मैं कर रहा हूँ। विशेषकर कविता के प्रति अभिरुचि मेरी बचपन से ही रही है। और आपको बताएं कि नाटकों में मैं भाग लिया करता था बचपन में। जब गांव में रामलीला हुआ करता था तो उसमें राम का किरदार मैं निभाता था। तो सनातन परंपरा से भी
जुड़े होने का जो भाव है अंतर्मन में, जी और पारिवारिक जो पृष्ठभूमि रही है, मेरे पिताजी शिक्षक रहे, जी 18 में उनका देहावसान हो गया। तो वस्तुतः किसान और शिक्षक परिवार से मैं जुड़ा हूँ, और संप्रति आज मैं प्राचार्य के पद पर यहाँ पर 2004 से मैं काम कर रहा हूँ। मैं अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने दर्शकों की तरफ से यह जानना चाहूँगा कि जब कोई भी बच्चा स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है जी तो अधिकतर उसके पास यह प्रश्न आते हैं, उनके अभिभावकों के द्वारा भी आते हैं और अधिकतर अध्यापकों के द्वारा आते हैं जी कि बेटा आप बड़ा हो के या आप जो पढ़ रहे हो आपके पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हो। और हमारे समाज में देखा जाता है कि लगभग 80% लोग बनना कुछ और चाहते थे, और बन जाते बन हैं। कुछ और जाते हैं बिल्कुल सही और फिर कहा। परिवार की जिम्मेदारियों में जकड़ के रह जाते हैं। बिल्कुल सही। क्या डॉक्टर राम कृपाल राय जी जो बनना चाहते थे आज वही हैं? देखिए, चूँकि इलाहाबाद की पृष्ठभूमि ऐसी है कि वहाँ जाने के बाद हर छात्र ये चाहता है कि वो सिविल सर्विसेज में जाए, जी और मेरी भी इच्छा रही और उसमें कामयाबी भी मिली। मेंस देने का भी मौका मिला, इंटरव्यू तक जाने का भी मौका मिला, लेकिन सफलता नहीं हाथ लगी। लेकिन कहीं न कहीं जो चूँकि पिता हमारे शिक्षक रहे, तो यह भी जो धर्म है, शिक्षक का जो धर्म है, वो मुझे आकर्षित करता था। जी तो ये मन में रहता था कि अगर ये नहीं होता है तो चलो, ये सबसे बेहतर कर्म है, और इस कर्म में आत्मतोष होता है। जी तो कहीं न कहीं जो मेरे मन में दूसरे स्थान पे था, दूसरे स्थान पे ही था ये, ऑप्शन बी। कि ऑप्शन बी के रूप में, तो उस धर्म का निर्वहन मैंने किया। हम बात को और आगे बढ़ाएंगे लेकिन उसके पहले चूंकि जब हम किसी कवि से मिलें, किसी लेखक से मिलें, तो कवि की कविता से बात की शुरुआत होती है, जी, तो जी। दर्शकों के लिए भी और आसान हो जाता है उनके व्यक्तित्व को समझ पाना। तो सर, आपकी कोई एक प्यारी पसंदीदा रचना पहले हो जाए, फिर हम बात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। चूँकि साहित्य को कहा गया कि रसो वैसा, रस ही ब्रह्म है, और अक्षर जो है, अक्षर ही ब्रह्म है, जिससे अ माने होता है नहीं, और क्षर माने होता है विनष्ट होना। जो विनष्ट नहीं होता है वही ब्रह्म है। तो जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, जो कुछ भी सुन रहे हैं, और उसमें अगर रस की उद्बुद्धि हो, तो वह ब्रह्म होता है। जी कविता में कहीं न कहीं ब्रह्मत्व का बोध होता है। आपके भाव को, आपके हृदय के भाव को जगाने का काम कविता करती है। और खास करके जब आप एक दूसरे के साथ संबल बन के चलते हैं, तो जीवन पथ जो होता है और भी सुगम होता है। इसी पर एक 4 पंक्तियां हमारी हैं। 2 कदम चलोगे तो, 2 कदम चलोगे तो कष्ट सभी मिट जाएगा, साथ तुम्हारा हो तो, साथ तुम्हारा हो तो अंधियारा छट जाएगा, 2 कदम चलोगे तो। बंद देखिएगा। कंटक राह चलूं मैं तो तुम साथ निभाते रहना, कंटक राह चलूं मैं तो तुम साथ निभाते रहना, दुविधाग्रस्त रहूं तो तुम प्रश्न उठाते रहना, जीवन है संग्राम यहाँ, जीवन है संग्राम यहाँ, जीवन है संग्राम यहाँ पर, वो भी तो कट जाएगा, साथ तुम्हारा हो तो अंधियारा छट जाएगा। और कवि कल्पना करता है कि हो मंगल चहुं ओर कदम से,
कदम मिलाते रहना, वसुधैव कुटुंबकम की बात, और सब लोग प्रसन्न हो, सब लोग खुश रहें, ये मंगल कामना कि हो मंगल चहुं ओर कदम से कदम मिलाते रहना, पावन हो यह पुण्य भूमि सत्कर्म निभाते चलना, अंतिम क्षण तक बनो सारथी, अंतिम क्षण तक बनो, अंतिम क्षण तक बनो सारथी, नाम तेरा रट जाएगा, 2 कदम चलोगे तो, अंधियारा छट जाएगा, 2 कदम चलोगे तो। क्या इस कविता को सुनने के बाद तो एक शब्द ही नहीं रह जा रहे हैं, इतना प्यारा आपने लिखा है और इतना ही प्यारा संदेश एक आदर्श समाज की जो परिकल्पना होती है उसके लिए। एक जगह विश्वनाथ प्रसाद जो कि हिंदी साहित्य के बड़े नाम हैं, उन्होंने चर्चा करते हुए बताया कि बनारस विश्वविद्यालय में जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पास वे गए थे तो उनको उनका नाम खींच के ले गया था कि आचार्य जी के अगर अंतर्गत रह के उनके छत्र छाया में रहकर यदि मैं शिक्षा ग्रहण करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे भी जीवन में प्रकाश आएगा। तो आपकी इस कविता से ऐसा लग रहा है कि गोरखपुर जनपद के इस कौड़ी राम के सर्वोदय पीजी कॉलेज में विशेषकर जो हिंदी भाषा से जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उनके तो जीवन में अलौकिक प्रकाश आना ही आना है। ये सब ईश्वर की कृपा है। सर, अब पहली बात हमने पूछ लिया आपसे कि आप स्कूलिंग में आप क्या बनना चाहते थे, उसके बाद घर के माहौल में आपने बताया कि आपके पिताजी शिक्षक रहे हैं। क्या जो इलाहाबाद की गलियां होती हैं, हम लोगों ने कई उपन्यास पढ़े हैं, आजकल कई वीडियोज आते हैं वहाँ के प्रतियोगी छात्रों के कंडीशन के ऊपर, उनके दशाओं के ऊपर, तो क्या माहौल तब हुआ करता था? आजकल तो वह शिफ्ट हो चुका है दिल्ली के मुखर्जी नगर में, तो पुराने इलाहाबाद की गलियों में क्या माहौल हुआ करता था? और आपके कोई ऐसे संगी साथी में से जो आज अपने सपने को साकार कर चुके हों, थोड़ा इसके बारे में बताएं। बहुत सही प्रश्न किया आपने। देखिए, जैसे होता है ना कि एक आकर्षण, पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, है भी, मेरा मानना है। जब इंटरमीडिएट हुआ तो मैंने कहा पिताजी से कि मैं इलाहाबाद जाना चाहता हूँ अध्ययन करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई इलाहाबाद जाने का मतलब है कि सिविल सेवा की परीक्षा आप देंगे। हमने कहा बिल्कुल। पहली बार तो मैं रोकूंगा। हाँ, तो ये आपने तय किया था या ये अभिभावक का? मैंने तय किया था, चूँकि हाई स्कूल मैंने जीआईसी से किया, 6 से 6, 7, 8, 9, 10 जीआईसी इंटर कॉलेज, वहाँ से जुबली से मैंने इंटर किया, हाई स्कूल तक वहाँ किया। तो उसके बाद मैंने तय किया कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाऊँगा। शुरू से ही केवल क्लास 6 में एडमिशन मेरे पिताजी कराए, उसके बाद फिर मैं तय करता था कि मैं कहाँ पढ़ूँगा, और उनकी पूरी सहमति मेरे ऊपर रहती थी। वो जानते थे कि मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय मैंने टेस्ट दिया तो स्नातक कला संकाय में भी मेरा हुआ और साइंस विज्ञान संकाय में भी हुआ। लेकिन चूंकि अभिरुचि मेरी थी तो मैं कला संकाय के अंतर्गत, जिसमें हिंदी भी विषय मेरा था, उसको मैंने चयनित किया। वहाँ जाने के बाद सच पूछिए तो हिंदी विषय तो मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन हिंदी विषय के प्रति जो लगाव था और जो जुड़ाव हुआ, जो समझ विकसित हुई। एक डॉक्टर दिवाकर मिश्र हुआ करते थे हम लोगों के बगल में, दारागंज में मैं रहता था, लिया था लेबर चौराहे के पास। तो वो पीएचडी कर रहे थे। तो जितनी साहित्य की किताबें थीं उनके पास थीं, उपन्यास, कहानियाँ, वो कहते थे कि अगर हिंदी विषय तुम्हें पढ़ना है और जानना है तो साहित्य को पढ़ो, उपन्यास को पढ़ो, कहानी को पढ़ो, समझ विकसित होगी। और जितने लाइब्रेरी में जितनी पुस्तकें उनकी थीं, मैं प्रथम वर्ष में ही वहाँ पे पढ़ लिया। और उसके बाद शब्दकोश का विकास होना, फिर भाषा का और भी समृद्ध होना, धीरे 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 धीरे। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीनियर जो हम लोगों के थे,
किसी भी आपके भले वो काम वो ना करते हों, लेकिन आपको कभी गलत सलाह देने वाला कोई व्यक्ति वहाँ नहीं मिला। वो हर समय ये आपको सही दिशा दिखाने का काम वहाँ का सीनियर करता था, और जिसका परिणाम होता था कि जिसके अंदर जितनी क्षमता रहती थी वो उसका उपभोग करता था। तो इस मामले में तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कोई सानी नहीं है, और वहाँ पे गलियों का, वहाँ पे रहने वाले, अध्ययन करने वाले जो लोग हैं, छात्र हैं, हम लोगों से बहुत सीनियर। मैं तो पहली बार गया और संजोग से हिंदू हॉस्टल में एक पता मुझे था जिनसे मिलना था, तो मैं गया तो 4 बजे बस से मैं उतरा और वहाँ पहुँचा तो देखा कि स्टोव जलाने का काम लोग कर रहे हैं, और उस समय स्टोव पे खाना बनता था। ये 89 की बात मैं कर रहा हूँ। तो और बाल एकदम झड़ चुके हैं, हाफ पैंट पहन करके लोग, बुजुर्ग, दिखने में बुजुर्ग लग रहे हैं, लगभग 34 साल 35 साल की उम्र, लेकिन तपस्या में लगे। और कभी भी वो ये नहीं महसूस होने दिया उन लोगों ने कि आप पहली बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में आए हैं। और किसी भी समस्या का समाधान हम अपने सीनियर से जाके पूछ लेते थे, कर लेते थे, उसका समाधान हो जाता था। तो ये जो एक अपने जूनियर और सीनियर के प्रति जो आदर भाव था, वो विलक्षण था, और वही आपको आगे ले जाने का काम करता था। डॉक्टर साहब, आप बार बार था शब्द लगा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा, क्या अब के समय में, जबकि हमारी पीढ़ियाँ, हमारा समाज पहले से संसाधनों के मामले में विकसित हो चुका है, समृद्ध हो चुका है, क्या उस तरह के त्याग की भावना, सहयोग की भावना अभी भी आपको दिखता है? एकदम क्षरण हुआ है उसमें। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। जैसे देखिए, पहले आपके प्रश्न का उत्तर किसी सीनियर के पास होता था या पुस्तकों में होता था। आज आपके प्रश्न का उत्तर आपके मोबाइल में है, तो आप किसी के पास जाते नहीं हैं, आप गूगल करते हैं और उसका समाधान हो जाता है। तो वो जो संस्कार आप, अच्छा, नुकसान क्या है? गूगल करते समय आपको केवल पर्टिकुलर उसी टॉपिक की जानकारी होगी, उसी विषय की जानकारी होगी। लेकिन जब आप सीनियर के पास जाते थे और अपने गुरु के पास जाते थे और प्रश्न करते थे, तो उस प्रश्न से लगे हुए तमाम ऐसे उत्तर आपको मिल जाते थे जो आप कल्पना नहीं करते थे। तो वो जो परंपरा थी, अब वो नहीं है। ऐसा नहीं मैं कह सकता कि एकदम विलुप्त प्राय है, लेकिन अब वो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि लड़का जो है वो कमरे में बंद है, वो निकलता है तो सीधे कंप्यूटर जो कैफ़े है वहाँ जाता है, वहाँ किसी सीनियर के पास नहीं जाता है। पुस्तकों के पढ़ने की जो अभिरुचि है वो समाप्त हो रही है। आपने कहा इलाहाबाद में जो आपके सीनियर मिले, उनके पुस्तकालयों की पुस्तकों को आपने 1 साल में ही पढ़ के ख़त्म कर लिया। पहली कोई ऐसी कहानी जिसने आपको झकझोर दिया हो? पढ़ते तो लोग 3, 4, 5वीं कक्षा से ही कहानियों को हैं, लेकिन एक जब सेंस, एक समझ विकसित होने के बाद, वो ऐसी कोई पहली कहानी या उपन्यास जिसने आपको अंदर से झकझोर दिया हो कि अरे! क्या मैंने पढ़ लिया? कोई ऐसी कहानी? देखिए, सबसे पहले एक बहुत पतली पुस्तक उन्होंने दिया मुझे और कहा कि देखो इसको पढ़ो, हालांकि तुम समझ नहीं पाओगे। चित्रलेखा, भगवती वर्मा की ये पुस्तक है, उपन्यास है चित्रलेखा, जिसमें फिल्में भी बनी हैं। उसमें पाप और पुण्य, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसका लेखा जोखा कि, तो उसमें पढ़ने के बाद ये महसूस हुआ कि जो, अच्छा, सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो ये लगा कि निष्कर्ष उसमें दिया है कि सत्य और असत्य परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। जो सत्य मेरे लिए असत्य होगा, वो सत्य आपके लिए सत्य हो सकता है। व्यक्ति विशेष और काल परिस्थिति के अनुसार सत्य और असत्य का निर्धारण होता रहता है। वो उपन्यास आज तक मुझे झकझोरता है, और जब भी समाज में विसंगतियों को मैं देखता हूँ, या किसी के प्रति या किसी के प्रति लगाव हो या विद्वेष हो, तो वो बातें मेरे सामने आ जाती हैं कि ये काल परिस्थिति है, इस काल परिस्थिति में मैं ठीक से अन्वेषण नहीं कर पा रहा हूँ या ठीक से अन्वेषण कर पा रहा हूँ। तो हो सकता है कि कल परिस्थिति बदले तो ये व्यक्ति जो है ये सही रास्ते पे चले, ये कल परिस्थिति कुछ और बदले तो हो सकता है इससे भी गलत रास्ते पे चले। आज के परिस्थिति में, आज के समय में गलत है, तो ऐसा नहीं है कि कल की परिस्थिति में ये सही नहीं होगा। यानी अगर हमको अपनी समझ को विकसित करना है,
तो हमें किताबों का सहारा लेना ही बिल्कुल लेना लेना, चाहिए। बिल्कुल लेना। और डॉक्टर साहब, आपकी एक बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है, शहीद एक लड़का होता है, फिर उसकी माँ या उसके परिवार पे क्या बीतती है। यह कविता आपकी काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी, जब भी आप कहीं जाते हैं तो सबसे पहले इसी कविता को सुनाने का मांग होता है दर्शकों के द्वारा, श्रोताओं के द्वारा। तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को भी आप उस कविता को सुनाएं, ताकि पता चले कि जब सीमा पर किसी परिवार से एक बालक, एक बेटा जाता है, तो क्या क्या उम्मीदें रहती हैं और क्या परिस्थितियां आपने खींचा है, बताएं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हम सभी इस देश में चैन से, सुख से जीवन यापन कर रहे हैं, तो इसके पीछे हमारे वीर सैनिक हैं। कितनी कठिनाइयां हैं, शरद ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, पहाड़ों पे, घने जंगलों में वो जाकर के हमारे सीमा पे हमारी रक्षा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल सीमा पे रक्षा कर रहे हैं, वो आतंकवाद से जूझते हुए हमारे सीमा पे रक्षा कर रहे हैं। हमारे सामाजिक, आर्थिक, वैश्विक रणनीति में को अपरोक्ष रूप से वो ठीक करने में मदद कर रहे हैं। और ऐसी ही परिस्थिति हुई जब एक वीर सपूत सीमा पे लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देता है, और संजोग से मैं उसके घर मौजूद था, उसका पार्थिव शरीर लाया जाता है, तो पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। लेकिन मेरी आंखें उधर जाती हैं जहां उसकी माँ और उसकी पत्नी बैठी हुई है, और उनके आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं, पथरा सी गई है जिंदगी। तो एक चित्र बनता है, और उस चित्र को मैंने पंक्तिबद्ध करने की कोशिश किया है, जिसको सुनने के लिए लोग कहते हैं। चलिए सुनते हैं। माँ कहती है, अश्रु मेरे अब न निकलेंगे मेरे वो प्राण प्यारे, अश्रु मेरे अब न निकलेंगे मेरे वो प्राण प्यारे। सिर मेरा ऊंचा हुआ है अर्श पर तेरे सितारे, सिर मेरा ऊंचा हुआ है अर्श पर तेरे सितारे, अश्रु मेरे अब न निकलेंगे मेरे वो प्राण प्यारे, अश्रु मेरे अब। वो गर्व का अनुभव करती है। वो कहती है कि देश के गौरव तुम ही हो, राष्ट्र के अभिमान हो, देश के गौरव तुम ही हो, राष्ट्र के अभिमान हो। तेरे जैसे और भी जब पुत्र सब बलिदान हो, दूध के इस कर्ज को तुमने निभाया शान से, देहरी पूजित हुई तेरे महाबलिदान से। फिर जनू मैं हर जन्म हे खेवैया तुम पधारे, अश्रु मेरे अब। वो कहती है कि हर जन्म में तुम मेरे पुत्र हो। अगला बंद देखिए। अब उसकी पत्नी क्या कहती है जब वो जाने लगता है, फ्लैशबैक में कहानी चलती है और जाने लगता है सीमा पे, तो उसकी पत्नी कहती है कि मैं तुम्हें हूं मुक्त करती, लाज रख लो देश की, सूनी हो जाए कलाई क्या फिकर इस वेश की। मैं विधवा हो जाऊं चलेगा, लेकिन कभी देश पे आंच नहीं आना चाहिए, ये कह के भेजती है कि मैं तुम्हें हूं मुक्त करती, लाज रख लो देश की, सूनी हो जाए कलाई क्या फिकर इस वेश की, नाज करती मैं रहूं विजयी तिरंगा हो सदा, तुम रहो ना रहो, तुम रहो ना रहो, दुश्मन सदा तुमसे हो हारे, अश्रु मेरे अब
न निकलेंगे मेरे वो प्राण प्यारे। सिर मेरा ऊंचा हुआ है अर्श पर तेरे सितारे, अश्रु मेरे अब। फिर कहती है क्या कि देखना बहनों की अस्मत लुट न जाए फिर कहीं। द्रौपदी का सीता का हरण हुआ, वो कहती है कि अब नहीं होना चाहिए इस देश में, कि देखना बहनों की अस्मत लुट न जाए फिर कहीं। आबरू के तुम हो रक्षक हो हरण ना फिर कहीं। मेरी नजरों में तो वीरन कृष्ण हो तुम राम हो। मेरी नजरों में तो वीरन कृष्ण हो तुम राम हो। जिसके पौरुष से सदा आज दुश्मन है सिधारे, अश्रु मेरे अब न निकलेंगे मेरे वो प्राण प्यारे, अश्रु मेरे अब। अब अंतिम बन देखिए कि जब पार्थिव शरीर दरवाजे पर पड़ा हुआ है तो उसकी माँ क्या कहती है। ओ घड़ी भी आ गई जब सर हिमालय हो गया है, पार्थिव लिपटा तिरंगा कर्म पूरा हो गया। कह रही अब माँ तुम्हारी, कह रही अब माँ तुम्हारी आंचल न धूमिल हो। ध्वज सदा ऊंचा रहे प्रणिपात है ध्रुव हमारे, ध्रुव सदा ऊंचा रहे प्रणिपात है ध्रुव हमारे। अश्रु मेरे अब न निकलेंगे मेरे वो प्राण प्यारे। सिर मेरा ऊंचा हुआ है अर्श पर तेरे सितारे। क्या बात है। मेरे अब। एक साहित्यिक व्यक्ति जब किसी दृश्य को देखता है तो वह किस नज़रिए से देखता है, आपकी इस कविता ने पूरी तरीके से व्यक्त किया इस बात को। डॉक्टर साहब, अब हम इस बात पे आएंगे कि वर्तमान में आप सर्वोदय पीजी कॉलेज में जी प्राचार्य की भूमिका निर्वहन कर रहे हैं। जी तो अभी जो आपके इस कॉलेज में पढ़ने वाले जी छात्र और छात्राएं हैं, जी उन्हें अगर आप कोई संदेश देना चाह रहे हो, जी उन्हें आप उनके भविष्य को लेके, उनके अध्ययन को लेके कुछ बताना चाह रहे हो, अगर वह इस इंटरव्यू को देख रहे हो, तो आप क्या बताना चाहेंगे? एक ऐसा संदेश, हालांकि आप उसे हमेशा अपने यहाँ प्रार्थना सभा में बोलते ही होंगे, जी फिर भी जी। कि एक ऐसा संदेश जो उनके लिए जीवन प्रयत्न, गांठ बांधने का काम, मतलब उनके जीवन में हमेशा काम आए, ऐसा कोई संदेश। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सही प्रश्न है। देखिए पहले के एजुकेशन में और आज के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हो चुका है। अब सेमेस्टर प्रणाली हो गई है, हर 6 महीने पे आपका एग्ज़ाम होता है। लेकिन इसके साथ साथ वोकेशनल कोर्स भी जुड़ गए हैं आपके कोर्स में, जिसके अंतर्गत ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट करने के बाद और प्रोजेक्ट बनाने का काम विषय पे दिया जाता है, सर्वे करने का काम और लघु शोध लिखने का काम। तो जो काम हम परास्नातक डिग्री करने के बाद, लेने के बाद करते थे, वो आज आपका बीए स्नातक प्रथम वर्ष से ही शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ जो लड़का, जैसे हमारे यहाँ होम साइंस है, तो होम साइंस के बच्चों के लिए जैसे स्किल डेवलपमेंट के लिए तमाम कोर्सेज अलग से भी यहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं। जैसे फैशन डिजाइनिंग का है, या फिर वो कुकिंग का है, या फिर जो है ब्यूटी पार्लर्स का है। तो इसमें अच्छा वस्त्र से संबंधित सिलाई कढ़ाई है, इसके लिए अलग से भी हम ट्रेनिंग यहाँ पर देते हैं, ताकि अगर छात्राएं पढ़ करके, अच्छा अब ऐसा नहीं है कि होम साइंस केवल छात्राएं ही पढ़ती हैं, छात्र भी पढ़ते हैं। तो उनके अंदर ये स्किल पैदा करने की कोशिश हम लोग करते हैं कि स्नातक या प्रस्नातक डिग्री लेने के बाद आप बैठे नहीं, रोजगार जिसे ढूंढे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो बहुत कम है। स्वरोजगार, जैसा आपने मोदी का एक विजन भी है कि आप अपना स्किल डेवलप करिए, कौशल विकास योजना के अंतर्गत आप अपना स्किल डेवलप करिए। और स्वरोजगार, आप अकेले जैसे कहीं जाएंगे नौकरी करने तो अकेले नौकरी करेंगे, लेकिन अपने जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप से आप 4 लोगों को नौकरी दे सकते हैं, जिसका परिणाम अभी देखिए हमारे यहाँ की पढ़ी हुई छात्रा एक यहाँ पे यूनिसेक्स करके उसने खोला हुआ है,
ब्यूटी पार्लर गोरखपुर में, दूसरे को पढ़ाती है वो। हजारों बच्चे यहाँ से पढ़ करके टीचर्स हैं, एजुकेशन लाइन में हैं, और PCS जे भी हमारे यहाँ के पढ़ाए हुए लड़के हैं, जो अभी ब्रिजेंद्र राम त्रिपाठी जी हैं, यहाँ पे सगौरा के यहीं के पढ़े हुए हैं वो, इस समय वहाँ गुजरात में जज हैं। और तमाम ऐसे छात्र जो इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, BH वहाँ से दिल्ली में सचिवालय में भी यहाँ के पढ़े हुए लड़के हैं। तो एक तरह से एजुकेशन के साथ साथ हम उनके अंदर, अच्छा, जो जिस लायक है उस तरह का मोटिवेशन मैं देता हूँ कि अगर आप, मुझे लगता है कि ये टीचर बनेगा तो ये टीचर बने, सेना में जाने लायक है तो सेना में जाए, और वो और भी अपना कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो यहाँ पे हमारे टीचर्स भी उनको एक सलाह देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमारे यहाँ सिखाई जाती है वो है कि आप नौकरी के लिए ना पढ़िए, आप एक मनुष्य बनने के लिए पढ़िए, नौकरी अपने आप मिल जाएगी। अगर आप मनुष्य रहेंगे, मनुष्यता जीवित रहेगी आपके पास, तो आप अपने परिवार को समझ पाएंगे। जो अपने परिवार को समझता है वो अपने पड़ोस को भी समझता है, जो अपने पड़ोस को समझता है वो अपने गांव को भी समझता है, जो अपने गांव को समझता है वो अपने क्षेत्र को समझता है, जो अपने क्षेत्र को समझता है वो पूरे अपने राज्य को समझता है। तो अगर आपके अंदर मनुष्यता है, अगर आप आदमी हैं, आदमीयत आपके अंदर वो मनुष्यता जीवित है, एक दूसरे के प्रति जो संवेदना, खास करके कविता का एक बहुत अहम पहलू होता है संवेदना, तो एक संवेदना आपके अंदर अगर जीवित है, मरी नहीं है, तो अपने जीवन में कभी आप परेशान भले हो सकते हैं, निराश भले हो सकते हैं, असफलता कुछ दिनों के लिए आपके हाथ लग सकती है, लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकते हैं। संवेदनशील व्यक्ति परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं होता है, और वो सीख देता है दूसरे को कि देखो मैंने चोट खाया है लेकिन चोट से उबर करके मैंने जीवन जिया है। तो ये जो दुख है ना, वो कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ते हुए या जीवन यापन करते हुए, हालांकि विसंगतियां समाज में बहुत सारी आई हैं, इसको भी हम बच्चों को सिखाते हैं कि देखो अगर संवेदना बहुत बढ़ जाए तो मनन करना चाहिए, किसी से कुछ कहना नहीं चाहिए। जब मंथन करोगे तो उसका उपाय तुमको खुद मिल जाएगा। अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाओ, पिता के पास बैठो, भाई के पास बैठो, माँ के पास बैठो, तो तुमको अपने जीवन का राह दिखाई देने लगेगा। इसी पर एक मेरी कविता है, उसकी 4 पंक्तियां मैं सुनाऊंगा आपको कि दुख भूला पर दर्द हमेशा बढ़ता ही जाए, मन की पीर बटोही से अब फिर ना कही जाए। दुख भूला पर दर्द हमेशा बढ़ता ही जाए, मन की पीर बटोही से अब ना कही जाए। इसका अंतिम बंद कर सुनाता हूं आपको कि दूजे की क्या बात करूं, अपनों ने ही छल डाला, दूजे की क्या बात करूं, अपनों ने ही छल डाला, नेह गेह और रीति प्रीति का पीना है सब हाला, अरे पार कहाँ पाऊं अपनों से, पार कहाँ पाऊं अपनों से, मन लड़ता ही जाए, मन की पीर बटोही से फिर अब ना कही जाए। तो मेरा तो संदेश यही है कि आप जब भी परेशान हो तो अपने माता पिता के पास बैठें, अपने गुरु के पास बैठें, रास्ता खुद ब खुद आपको दिखाई देने लगे। जाते जाते सर, बस अब समय की सीमा है, जाते जाते बस आपसे एक आखिरी प्रश्न कि अभी तक आपकी कोई प्रकाशित रचना अगर हो तो वो आप बताएं, यदि हमारे दर्शक चाहें तो उसे आपकी इन रचनाओं के आधार पे लेके पढ़ भी सकते हैं, या आने वाली आपकी कोई पुस्तक हो तो उसके बारे में बताएं। जी, जैसे MA स्तर पे भक्ति काव्य और जनवाद मेरी एक पुस्तक है, जिसको अगर भक्ति काव्य का अध्ययन करना हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। राग विराग पे मैंने टिप्पणी लिखा है, भाष्य है वो।
निराला के जो जो बड़ी कविताएं हैं, लंबी कविताएं हैं, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, उस पर मैंने भाष्य लिखा है राग विराग करके। जी, पाठ्यक्रम में भी है। और अयोध्या कांड का भी मैंने भाष्य लिखा है। सूर सागर पे भी मैंने भाष्य लिखा है। मीडिया के आधुनिक परिदृश्य पे भी मैंने एक किताब का संकलन किया है। तो 6-7 किताबें मार्केट में हमारी हैं जिसको मैंने लिखा है। और एक अभी उसका नाम अभी मैं लेना उचित नहीं समझता हूँ। कविता संग्रह, एक मेरा काव्य का संग्रह जो है वो प्रकाशित होने वाला है, 2024 में प्रकाशित हो रहा है, प्रेस में है वो, तो आपके सामने जल्दी ही वो आएगा। तो मित्रों, यह थे हमारे साथ डॉक्टर राम कृपाल राय जी, जो शिक्षा के साथ साथ साहित्य में भी अपने योगदान को लगातार दे रहे हैं और लगे हुए हैं एक आदर्श समाज के निर्माण हेतु। आपको यह इंटरव्यू कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आपके आसपास ऐसे कौन से साहित्य प्रेमी या ऐसे कौन से सामाजिक व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप देखना, सुनना या समझना चाहते हैं, उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत